स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य हिंदी विषय के पेपर का हल, जिसकी परीक्षा 24 जुलाई 2024 को हुई थी। 6 to 8 का ये पेपर है। 26,001 पदों पर भर्ती हुई थी। अभी इसका रिज़ल्ट आना बाकी है। प्रश्नों का स्तर देखिए कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे। और BPSC TRE 4 की परीक्षा के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषाओं में है और अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति प्राकृत से है। प्राकृत अपने पहले की पुरानी बोलचाल के संस्कृत से निकली है और परिमार्जित संस्कृत पे, जिसे हम आजकल केवल संस्कृत कहते हैं, किसी पुरानी बोलचाल की संस्कृत से निकली है। आज तक की जांच से यही सिद्ध हुआ कि वर्तमान हिंदी की उत्पत्ति ठेठ संस्कृत से नहीं है। यह मत किसका है? तो यह मत है ठेठ हिंदी का ठाठ। किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये मत है। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर है, मरुभाषा, मारवाड़ी और पुरानी राजस्थानी जैसे विभिन्न नामों से किस भाषा को पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर है डिंगल। ठीक है, मरुभाषा और मारवाड़ी को डिंगल के नाम से पुकारा जाता है। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी और रोड़ाकृत राउलबेल की भाषा को क्या माना जाता है? रोड़ाकृत, रोड़ा की रचना का नाम है राउलबेल, जो एक शिलांकित कृति है। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है अवहट। वह भाषा जिसे साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ रची जाती हैं वह कहलाती हैं, तो वह जो है रचनात्मक भाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। यह 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। जिस भाषा का उपयोग संपूर्ण राष्ट्र अपनी बोलचाल से लेकर दैनिक गतिविधियों क्रियाकलापों में करते हैं, वह भाषा क्या कहलाती है? तो वह भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? पुरानी हिंदी कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो यहाँ विकल्प में नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन तीनों ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। 8 नंबर है, उस भाषा को कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान पे आएगा संपर्क भाषा। ठीक है, संचार माध्यमों की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तो इसका सही उत्तर है संचार भाषा। 10 नंबर का प्रश्न है, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जो संस्कृत के समान होते हैं, और जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है उसे तद्भव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? करकट, कपाट, कुंभकार, आँख। तो आँख जो है यह तत्सम नहीं है, आँख तद्भव है। आँख का तत्सम होगा अच्छी। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनिए। तो तत्सम हो जाएगा गोधूम। ठीक है, गोधूम तत्सम शब्द है। चवण का तद्भव बताइए। चवण का तद्भव है चबाना। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव तत्सम से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें तद्भव हो जाएगा घूंघट। 15 नंबर है, निम्नांकित में तद्भव शब्द का चयन करना है। गर्दभ, गोमय, गोपालक, घड़ी। तो घड़ी जो है यह तद्भव है। निम्न में देशज शब्द कौन सा है? तो देशज हो जाएगा कौड़ी। जो देसी बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है उसे देशज शब्द कहते हैं। अदालत किस प्रकार का शब्द है? अदालत यह विदेशज है। थैला, पैसा, बेटा आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये सभी जो है देशज शब्द हैं। 19 नंबर है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है
जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यह परिभाषा किस भाषाविद ने दी है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। महत्वपूर्ण कथन है, इसे आप नोट कर लीजिए। 20 नंबर है, विचार आत्मा के मूक या अधिविन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। यह परिभाषा किस भाषाविद ने दी है? प्लेटो ने। भाषा की उत्पत्ति के संकेत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है निर्णय सिद्धांत। भाषा विकास का तीसरा चरण क्या है? तो भाषा विकास का तीसरा चरण है ध्वनि शब्द अनुकरण की अवस्था। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प भाषा के ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण नहीं है। अनुकरण की पूर्णता। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प भाषा के अर्थ परिवर्तन का कारण नहीं है। शिक्षा। भाषा से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। 25 नंबर प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य हैं। प्रस्तुत काव्य लक्षण किस आचार्य का है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारतीय काव्य शास्त्रीय विद्वान पंडित राज जगन्नाथ का ये कथन है। अब आप कमेंट करके बताइएगा, पंडित राज जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी थी? गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि वाले के लिए भी शास्त्र अध्ययन करने के लिए सुलभ हो जाता है या उतना ही पर्याय होता है, लेकिन काव्य सृजन तो किसी प्रतिभावान की प्रतिभा से ही उत्पन्न होता है। काव्य हेतु संबंधी यह मत किस आचार्य का है? तो आचार्य भामह का ये मत है। 27 नंबर है, काव्य सत दृष्टियार्थ प्रीतिकीर्ति हेतुवात काव्य सत चारु दृष्टि प्रयोजनम प्रीति हेतुवात। ये काव्य प्रयोजन के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? तो आचार्य वामन का है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो अभिधा लक्षणा व्यंजना यह तीनों है, तात्पर्य नहीं है। प्रयोजनवती रूढ़ा किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो यह लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर है जुगुप्सा। 31 नंबर है, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जिस दिन सुभाष ने वर्मा से मांगी उनसे कुर्बानी थी। उपयुक्त पंक्ति में किस रस की प्रधानता है? तो इसमें जो है वीर रस है। कुछ प्रश्न आसान भी हैं। 32 नंबर है, कौन सा विकल्प छंद का प्रकार नहीं है? तो दृष्टांत जो है यह अलंकार का एक भेद है। चौपाई, दोहा, सोरठा ये सभी छंद के प्रकार हैं। 33 नंबर है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद है चौपाई। 34 नंबर है, जल उठो फिर सींचने को इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी सी परी सी धीरे धीरे कौन सा अलंकार है? तो इसमें है मानवीकरण। 36 नंबर है, प्लेटो के काव्य सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो अनुकरण सिद्धांत, यह प्लेटो का है। काव्य भाषा सिद्धांत के अंतर्गत कौन गद्य और पद्य की भाषा में अंतर नहीं मानते हैं? वर्ड्सवर्थ। भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों से प्रश्न पूछे गए हैं। 38 नंबर है, काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए जिसमें गहन और तीव्र भावों की अभिव्यक्ति करने की संभावनाएं हो। कवि को उत्कृष्ट विषय का चुनाव करना आवश्यक है। काव्य का विषय ऐसा हो जो स्वयं में आकर्षक हो। यह मत किसका है? तो यह मत है मैथ्यू आर्नाल्ड का। 39 नंबर है, आलोचना का सिद्धांत दो स्तंभों पर टिका हुआ है, मूल्य का सिद्धांत तथा संप्रेषण का सिद्धांत। यह मत किसका है? I.A. रिचर्ड्स का। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, यह काव्य सिद्धांत किसकी देन है? T.S. एलियट की। सरकारी कामकाज, बोलचाल और कार्य व्यवहार की कार्यप्रणाली भाषा क्या कहलाती है? तो सरकारी कामकाज, बोलचाल और कार्य व्यवहार की कार्यप्रणाली भाषा प्रशासनिक भाषा कहलाती है। निम्नलिखित में से एक विकल्प प्रशासनिक पत्राचार का प्रकार नहीं है। तो प्रशासनिक पत्राचार का प्रकार नहीं है टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सभी जो है सोशल मीडिया के साधन हैं।
44 नंबर है, किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संक्षेपण। 45 नंबर है, कार्यालयीन कामकाज के एक भाग के रूप में लिखे जाते हैं। ये टिप्पण रोजमर्रा के कार्य का एक अंग होने के कारण संक्षिप्त रूप से छोटी छोटी बातों के लिए लिखे जाते हैं। इनका महत्व केवल कार्यकालीन अभिलेख और औपचारिकता के निर्वाह तक ही सीमित होता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रशासनिक नेमी, पत्राचार से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। कार्यालयी भाषा, प्रशासनिक भाषा, संक्षेपण, प्रारूपण, इन सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज को निपटाने के लिए किए जाने वाले पत्र व्यवहार का नियम एवं विधिपूर्वक लिपिबद्ध प्रारंभिक रूप तैयार करना क्या कहलाता है? प्रारूपण। अवहट में लिखी कीर्तलता और कीर्ति पताका किसकी रचनाएं हैं? विद्यापति की रचना है। 49 नंबर है, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीर दास की पंक्ति है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प में तुलसीदास की रचना सही नहीं है, उसे चुनिए। तो साहित्य लहरी है, सूरदास की रचना है, तुलसीदास की नहीं है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। ये बिहारी की पंक्ति है और यह पूछा गया है यह क्या है? तो यह दोहा है। ठीक है, यह किस छंद में लिखी गई है? तो दोहा छंद में लिखी गई है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।